हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ का जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा था वो आज हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मुझे फीवर हो गया था जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को जहां हम लोग ने एंड किया था। तो लेक्चर हम लोग का एंड कहाँ पे हुआ था आपको याद हो तो हम लोग लेक्चर को एंड किए थे। लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं बट हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे ऑफ डिटरमिनेंट। 4 प्रॉपर्टीज मैंने क्लियर कर दिया था। आज हम लोग पांचवा और छठा जो रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज डिस्कस हो जाने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली, है ना। तो हमारे पास अभी तो 4 जो प्रॉपर्टी है वो भी यूजफुल है बट हमें 2 प्रॉपर्टी और चाहिए सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर जो आपका 5 है वो मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है क्या वो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमें ये बताता है कि अगर आपका डिटरमिनेंट, अगर मान लेते हैं कभी कभी डिटरमिनेंट इस फॉर्मेट में मिला, यहाँ पे b2 प्लस लैम्डा 2 और यहाँ पे c2 प्लस लैम्डा 3 और यहाँ a3 b3 c3। अगर मान लेते हैं कोई डिटरमिनेंट आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें रो 1 और रो 3 तो चलो मान लेते हैं एक एलिमेंट का सम के रूप में दिया हुआ है। एक एलिमेंट बस नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एलिमेंट देखिए बस एक ही एलिमेंट का सम है ना, हर एक टर्म्स। तो अगर एक टर्म का सम है ना, वन टर्म, यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट है ये 2 टर्म का सम है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जो इस डिटरमिनेंट का जो सेकेंड रो है उसका हर एलिमेंट दो टर्म का सम है ना, 2 टर्म्स का सम है, 2 पदों का योग दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 डिटरमिनेंट में बांट सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए। तो हम लोग बांटेंगे कैसे, अब बांटना कैसे ये सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 को ध्यान से रखना है कि आपको बांटना कैसे 2 डिटरमिनेंट में, है ना। 2 डिटरमिनेंट में मान लेते हैं ये डेल्टा 1 बटा और ये डेल्टा 2 बट गया। ठीक है, तो कैसे बटेगा, रो 1 और रो 2 दोनों ही डिटरमिनेंट में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में सेम रखना है। यहाँ पे a1 b1 c1 a3 b3 c3, यहाँ पे भी a1 b1 c1 अगेन a3 b3 c3 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए रो 2 का जो एलिमेंट है आपका 2 टर्म का योग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में, ये पूरा जो ओवरऑल जो डिटरमिनेंट है डेल्टा, उसको लिख सकते हैं एज सम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 में आपका सेकेंड रो में एलिमेंट क्या रहेगा, यहाँ से देखिए a2 है b2 है c2, बस यहाँ पे मेंशन कर दो a2 b2 c2। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। हाँ, जो दूसरा एलिमेंट था लैम्डा 1 लैम्डा 2, दूसरा टर्म जो था लैम्डा 3, उसको डेल्टा 2 में रख दिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे μ1 μ2 μ3 रहता तो एक और डिटरमिनेंट बना लेते और रो 2 वाले एलिमेंट में क्या लिखते, μ1 μ2 और μ3 लिखते हैं। इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना। अब यहाँ पे कोई एक रो या कोई एक कॉलम पे ध्यान देना, ये समझ। अब मान लेते हैं यहाँ पे हर रो में अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप किसी एक रो को ध्यान में रख के 2 डिटरमिनेंट बनाएंगे। अगर 2 के रूप में लिखा हुआ है, 2 टर्म के रूप में लिखा हुआ है, तो अगर 3 टर्म के रूप में लिखा है तो 3 डिटरमिनेंट बनाएंगे। क्लियर है। हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा। पहले हम लोग इस प्रॉपर्टी को मेंशन कर लेते हैं और प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं एक्चुअली है क्या ये। तो प्रॉपर्टी को अच्छे से आप नोट कर लीजिए। 4 प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी बता दिया है। 5वां प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इफ सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, क्या चीज, इफ सम और मोर एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज, अगर व्यक्त किया गया है कैसा, एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और
मोर टर्म्स, है ना, मोर टर्म्स, दो या दो से ज्यादा टर्म्स के, यानी सम भी बोल सकते हो, पद भी बोल सकते हो, दो या दो से ज्यादा पद के सम के रूप में अगर लिखा हुआ है मोर टर्म्स ऑफ अ डिटर्मिनांट, किसी डिटर्मिनांट का अगर ऐसा लिखा है, कोई रो या कोई एक कॉलम आपको नजर आए कि उसका हर एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम के रूप में अगर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देन डिटर्मिनांट कैन बी written as sum of two or more determinant, क्लियर है। इसको एग्जाम्पल के रूप में मेंशन कर लीजिएगा अभी फिलहाल, है ना, क्या कि कोई भी रो, कोई डिटर्मिनेंट के किसी कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम आपको उसका हर एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के सम के रूप में अगर लिखा है, तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं रिटर्न एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे सामने एक्सप्रेस किया हुआ है। इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे बनाएंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है, ये नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी में आप। बाकी आगे हम लोग इस पे बेस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये आपका देखिए प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो कैसा लिखा रहेगा, विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा रहेगा या तो लिखा रहेगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज आपको बनाना है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आपका मान लेते एग्जांपल 1 है, इस पे बेस्ड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट A B C X Y Z X plus A plus X B plus Y C plus Z इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो देखिए डिटरमिनेंट है 3/3 ऑर्डर का LHS में, राइट साइड में आपको क्या लाना है, 0 लाना है। आपका देखिए एलिमेंट कैसे लिखा हुआ है, A B C कॉलम 1 में, कॉलम 2 में X Y Z और कॉलम 3 में A plus X B plus Y और C plus Z। तो बस आपको कॉलम 3 ध्यान देना है। कॉलम 3 देखिए क्या है कि आपका दो डिटरमिनेंट का सम के रूप में दिया हुआ है। तो रो वाइज हम लोग देखेंगे तो यहाँ तो ये आपका एक एलिमेंट का सम है, अगर 0 रख देंगे तो 2 एलिमेंट, बट हमें कॉलम 3 का नजर आ रहा है कि हर एलिमेंट आपका 2 टर्म्स का योग के रूप में लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, कॉलम 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज कैसे लगाना है, बाय प्रॉपर्टी 5 हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हम लोग लिख सकते हैं, LHS कैन बी रिटन एज, हाँ तो देखिए LHS कैसे हम लोग लिख सकते हैं, LHS कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं, दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2, है ना, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। डेल्टा 1 वाले क्या बोले कि हम लोग कॉलम 3 को ध्यान में रख के लिख रहे हैं, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज लिख देना है दोनों में, ABC XYZ, ABC XYZ एज इट इज लिख दिए कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 3 पे बस ध्यान देना है, कॉलम 3 के अकॉर्डिंग 2 में बट रहा है, तो बस यहाँ पे देखिए सबसे पहले ABC है तो ABC लिख देंगे, ठीक है, बांट दिए। उसके बाद क्या, यहाँ पे X Y और Z, ठीक है। देखिए दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में हम लोग लिख दिए, क्योंकि कॉलम 3 का हर एलिमेंट 2 टर्म का योग के रूप में लिखा हुआ था। एलिमेंट आपका जो भी क्वेश्चंस में था LHS में जो भी डिटरमिनेंट है उसका कॉलम 3 एलिमेंट को आप हर एलिमेंट को ध्यान से देखिएगा तो 2 टर्म्स के सम के रूप में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो डिटरमिनेंट है डेल्टा, इसको 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 5। अब देखिए उसके बाद हमें 0 लाना है। ध्यान देखिए अब 0 ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, जो प्रीवियस प्रॉपर्टी में उन्होंने पढ़ रखा है वो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है।
एक बार देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3, देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप सेम है या नहीं, कॉलम 1 और कॉलम 3 का। क्योंकि क्या लिखेंगे, C1 एंड C3 आर कैसा, आइडेंटिकल। देयरफॉर आपका यहाँ पे देखिए डेल्टा 1 की जगह पे डायरेक्टली हम लोग क्या रखेंगे, बिग जीरो, राइट, जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू। क्योंकि C1 और C3 दो कॉलम जो है C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो किसी भी डिटरमिनेंट का दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या आइडेंटिकल नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, सब लोग को नजर आ रहा होगा, देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों ही के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई, यहाँ जेड तो यहाँ भी जेड, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है कि नहीं, देयरफॉर इसका भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा 2 इक्वल टू जीरो, दैट इज 0 प्लस 0। देखिए एलएचएस में हम लोग क्या रखे थे, जो भी डिटरमिनेंट था वो लेके चले थे और दो डिटरमिनेंट में बांटे, लेकिन दोनों ही डिटरमिनेंट का वैल्यू डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू क्या आ गया, 0 और 0 आ गया, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, बिग जीरो, दैट इज आरएचएस हम लोग ले आए और इस तरह से प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था इसलिए बोर्ड में समा गया, बट कोई बात नहीं, छोटा बोर्ड में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि शॉर्टकट में ही आपका बन जाए सवाल, 3-4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद ही बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा प्रीवियस वाली चीज़ें। तो ये रहा प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, 5। अब इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसको हम लोग बहुत से तरीके से बना सकते हैं ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करके बना सकते हो। चलो विदाउट स्पेंडिंग क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 2 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एनसीईआरटी का ही सवाल है, अभी देख लेते हैं एनसीईआरटी का ही सवाल, आपको हो सकता है मे बी कैसे से नाम में मिल जाए। तो क्वेश्चन ये है कि 2, 3, 5 और यहाँ पे है 7, 8, 9, ठीक है, और यहाँ है 65, 75 और यहाँ पे है 86 इक्वल टू 0 लाना है। देखिए नजर आ रहा है कहीं से कि डायरेक्टली 0 आएगा, नहीं आएगा, बट अलग बात है कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आंसर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, राइट, प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। तो LHS लेके चलते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना, इसी को मैं LHS यहीं पे मान लेता हूँ। चलो 0 लाना है, ध्यान में रखना है सबको, 0 लाना है। तो चलो 0 कैसे लाएंगे, देखिए आपका एक बार ध्यान से देखो तुम 65 कैसे एक्चुअली लाया गया है, एक बार देखोगे तो 63 में देखो 2 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा, और 72 में 3 ऐड करेंगे 75 आ जाएगा, 81 में 5 ऐड करेंगे तो 86 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है कि 7 9 63, 63 में 2 जोड़ा गया था, 8 9 72 में 3 जोड़ा गया, और 9 9 81 में फिर 3 जोड़ा गया। यानी ये जो एलिमेंट है इसको देखो हम लोग 7 9 का मल्टीपल में लिख पा रहे थे, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको, है ना। चलिए स्टेप देखिए कैसा है, 2 3 5 7 8 9 और यहाँ क्या लिखेंगे बताएं, 63 प्लस कितना 2, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 72 प्लस कितना 3, और यहाँ कितना लिख देंगे 81 प्लस क्या 5 ऑल इक्वल टू, अब हमें लाना है, हमें क्या LHS लेके चल रही है, अब हमें लाना है क्या 0 लाना है। एक बार ध्यान दीजिए बाई प्रॉपर्टी नंबर किससे, देख लीजिए बाई प्रॉपर्टी मैं इधर RHS साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखते जाइएगा, बाई प्रॉपर्टी 5। एक बार ध्यान से देखिए क्या लिख पाएंगे हम लोग, 2 डिटरमिनेंट के रूप में बांट सकते हैं, है कि नहीं, 2 डिटरमिनेंट के रूप में हम लोग बांट सकते हैं, क्योंकि कॉलम 3 अगेन देखिए 2 टर्म का सम के रूप में लिखा हुआ है। तो कॉलम आप बांटते समय क्या बताए थे कि आपको जो कॉलम को हम लोग ध्यान में रख के बना रहे हैं उसके अलावा जो कॉलम बच गया या रो बच जाएगा उसको एज इट इज लिख देना है। तो 2 3 5 एज इट इज लिख दिए, 7 8 9, 2 3 5 7 8 9 एज इट इज लिख दिए, और इसके जो एलिमेंट है सिंगल वाइज जो दिख रहा है, पहले 63 फिर 72 फिर 81 दिख रहा है, उसको लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा था 2 3 5 लिख दिए, ठीक है।
अब देखो, अब समझ में आ गया होगा कि दोनों का डिटरमिनेंट का वैल्यू जैसे 0 होने वाला है। कैसे? सो देखिए सब लोग, ये देखिए आपका कॉलम 2 और कॉलम 3 प्रोपोर्शनल है, इक्वल तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है। इक्वल हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए 9 अगर हम लोग कॉलम 3 से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7, यहाँ 8, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81 हो जाता है। अब वैसे भी देखो कि इसका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है 7/63, 8/72, 9/81, 1/9 आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, उसका जो रेशियो है सेम है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं चूंकि C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, यहाँ बोलेंगे है ना। ये भी प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, प्रोपोर्शनल। देयरफॉर अगर ये Δ1 हम लोग इसको माने हैं और इसको Δ2 माने हैं तो इसका डिटरमिनेंट आपका क्या हो गया? 0 हो जाएगा। और एक बार Δ2 में ध्यान से देखिए, Δ2 में कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों क्या है? सेम है। यहाँ लिखेंगे चूंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यहाँ तो आइडेंटिकल ही हो जा रहा है। आइडेंटिकल है तो भी 0, प्रोपोर्शनल है तो भी 0, तो 0 + 0 ओवरऑल क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज करेंगे। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बट हम लोग आगे देखेंगे अच्छे अच्छे सवाल को भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। एक बार प्रॉपर्टी नंबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा? प्रॉपर्टी नंबर 6 को भी। उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा प्रॉपर्टी वाला, फिर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखिए, तो सब लोग एक बार प्रॉपर्टी नंबर 6 हेडिंग डाल दीजिए अपने कॉपी में। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या और कैसे अप्लाई करते थे हम लोग। ये प्रॉपर्टी, ये वन टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन था जो लोग मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स निकाल रहे थे, उसमें यूज कर रहे थे। कि जैसे अगर कोई भी आपका, हम लोग इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह के ऑपरेशन, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं आपका कोई भी डेल्टा है, हम लोग अभी मान के चले ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है। अगर हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्या चीज़ अप्लाई कर देते हैं? ऑपरेशंस R1 में, R1 मेरा इंटरचेंज कर देते हैं K इंटू मान लेते हैं R2 करते हुए, या तो इसी तरह से हम लोग कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। R1 को इंटरचेंज कर दिए किसमें? R1 + K इंटू R2, यानी क्या हो रहा है कि K से गुना करना है R2 वाले में हर एलिमेंट में और जोड़ देंगे R1 वाले में। ठीक है, R1 आपका ऐसा चेंज हो जा रहा है। तो आपका जो नया डिटरमिनेंट मान लेते हैं Δ1 जो बनेगा, उसका वैल्यू ना चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो A1 + K इंटू R2 कर रहे हैं, तो R2 का जो एलिमेंट है A2 उससे से गुना कर देंगे और उसको जोड़ देंगे K इंटू A2। फिर यहाँ देखिए B1 प्लस क्या हो जाएगा? K गुना B2, और यहाँ हो जाएगा C1 + K गुना C2। ठीक है, और बाकी एलिमेंट सेम रख रहे हैं क्योंकि बाकी में हम लोग को ऑपरेशंस नहीं कर रहे, इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। तो ये जो नया डेल्टा आपका बना, तो जरूर Δ1 बना, ये मान लेते डेल्टा था हमारा, बट ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा Δ1 बना, वो भी आपका, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये Δ1 और डेल्टा जो बना, नया वाला जो बना डिटरमिनेंट, वो भी जो पहले था उसके बराबर ही होगा। ठीक है, यानी इस तरह के ऑपरेशंस अगर लगा भी देते हैं उसके बाद भी आपका क्या हो जाता है? डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये चीज हम लोग मेंशन करने वाले। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जैसे भी ऑपरेशन लगा लो, जैसे अगर R2 में चाहते हो कि नहीं सर R2 में K इंटू R1 और म्यू गुना R3 कर देते हैं, वैसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की ऑपरेशन अगर करेंगे तो भी आपका क्या होगा? डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशंस को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिकली देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि Ri आपका चेंज कर सकता है Ri + K गुना Rj, या तो देखो कॉलम वाइज अगर कर रहे हो Ci में चेंज कर दो, किसमें? Ci + K इंटू Cj। इस तरह के ऑपरेशन आप कर रहे हो तो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहेगा, डिटरमिनेंट आपका वही रहेगा। ठीक है,
अब इसका अगर तुम्हें मान लेते प्रूफ अगर करना है तो प्रूफ आपका किससे होगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 से। इससे जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है उससे प्रूफ हो जाएगा। क्यों, देखिए हम लोग इसको फिर से देखो दो डिटरमिनेंट के रूप में बांट सकते हैं कि नहीं, एक बार ध्यान से देखिए सब लोग, दो डिटरमिनेंट के रूप में इसको हम लोग बांट सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दो डिटरमिनेंट के रूप में, छोटा छोटा थोड़ा लिख रहा हूँ, एक बार जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, बोर्ड हमारे पास छोटा भी है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें देखो या ये जो रो है रो वन आपका जो दिख रहा है वो कैसा है, दो टर्म्स के सम के रूप में लिखा हुआ है। देखिए a1 प्लस k2, b1 प्लस kb2, c1 प्लस kc2, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताए थे क्या कि ये दोनों रो को हम लोग वैसे ही रखने वाले जैसा लिखा हुआ है ना, a3 b3 c3, a2 b2 c2, a3 b3 c3। प्रूफ हम लोग देख रहे हैं ना, इसका प्रूफ देख रहे हैं कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 5 का प्रूफ देखिए। तो बस आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी लगाते कैसे हैं और किस तरह के प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने से कुछ नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर लो, है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 b1 और c1। देखो ये आपका डेल्टा के ही बराबर है, हमने ये पहला डिटरमिनेंट बनाया। दूसरा डिटरमिनेंट जो बनाया उसमें क्या है, k2, यहाँ देखिए kb2 और kc2। लेकिन जो दूसरा डिटरमिनेंट बना वो आपका देखिए, ये आपका रो 1 है और रो 2 है, ये प्रोपोर्शनल है। देखो r1 एंड r2 आर प्रोपोर्शनल, कैसा है, प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो जो डेल्टा 1 आपका अप्रोक्स आएगा क्या, ये डेल्टा 1 टूटा डेल्टा में और डेल्टा 1 में, तो डेल्टा प्लस क्या आ गया 0, यानी ओवरऑल क्या रहा, डेल्टा 1 बराबर क्या आ गया, डेल्टा। और डेल्टा हमने जो स्टार्टिंग में लेके चला था डिटरमिनेंट वो इसी के बराबर है, देख लीजिए सेम है। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी भी रो में इक्वी मल्टीपल ऑफ सेकेंड रो या थर्ड रो, कोई दूसरा रो को ऐड कर रहे हैं तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, है ना, सेम रहेगा डिटरमिनेंट। ये ऑपरेशन हम लोग कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो। और चाहो तो जैसे कि RI में चाहो तो क्या कर लो, जैसे R1 में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह के ऑपरेशन कर लो। R2 में जैसे R2 माइनस R1 प्लस K गुना R3 कर लो। इस तरह के ऑपरेशन लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऑपरेशन कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग इसको प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। लिखना क्या चीज है कि इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम, क्या चीज, रिमेन्स सेम इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ a रो और कॉलम, ठीक है, को एक रो या एक कॉलम के हर एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में 2 लिख रहे हैं ना, 2 मतलब में अगर ऐड कर रहे हैं क्या, टू ईच एलिमेंट ऑफ a रो और कॉलम द इक्वी मल्टीपल ऑफ corresponding element of any other row or column is added, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 बताता है क्या था, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम द इक्वी मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, कोई दूसरे रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में इक्वी मल्टीपल यानी कोई नॉन जीरो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे दो, कोई दूसरा रो का या दूसरा कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, रिमेन्स सेम, ठीक है। वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन्स
सेम यही है प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। अब उसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज आप, इसका सिंबल कैसे होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका सिंबल कैसा है, सिंबॉलिकली हम लोग कैसा दर्शा सकते हैं, आर आई आपको चेंज कर सकते हो, आर आई प्लस के गुना आर जे, या तो क्या कॉलम वाइज कर रहे हो, सी आई इंटरचेंज हो सकता है किसमें, सी आई प्लस के गुना सी जे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और इसका प्रूफ आप उसके बाद लिख लीजिएगा, ये लिखने के बाद, है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा। ये लिखने के बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखने के बाद ये सिंबल लिख लेना है कि सिंबल कैसे दर्शाते हैं। तो सबका सिंबल नहीं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 है सिंबल उसका नहीं है, बट उसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसका प्रूफ नोट कर लीजिएगा कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 के हेल्प से, देखिए ये कैसे लिख पा रहे हैं हम लोग, बाई प्रॉपर्टी 5 है ना, P5 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 से हम लोग दो डिटरमिनेंट के रूप में लिख रहे थे, और पहला डिटरमिनेंट तो आपका उसी डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया, लेकिन जो दूसरा डिटरमिनेंट है प्रोपोर्शनलिटी के कारण, दो रो आपका रो 1 और रो 2 का प्रोपोर्शनल होने के कारण इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। चलो इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो फिर बनाएंगे 1 बाय 1 करके। चलिए आज एक फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग, एग्जांपल 1, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, यहाँ पे मान लेते 1 है, यहाँ x y z है, यहाँ y प्लस z है, x प्लस z है, x प्लस y है, बराबर क्या 0 लाना है, मान लेते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से आप देखिए, इसको तो दो डिटरमिनेंट के रूप में भी हम लोग बना सकते हैं, नो डाउट, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपका फिर भी वैसा नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें देखो, एक बार इसमें देखो, यहाँ y प्लस जेड है तो x घट रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड लाने के लिए तीनों जगह यहाँ पे x घट रहा है, यहाँ पे y घट रहा है, यहाँ पे z घट रहा है। एक बार ध्यान से देखो, हम लोग कॉलम 3 में अगर कॉलम 2 ऐड कर दें तो कॉलम 3 का हर एलिमेंट सेम हो जाएगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, कैसा अप्लाई, अप्लाइंग क्या लिखेंगे, C3 इंटरचेंजेस टू C3 प्लस C2, C3 में इंटरचेंज कर दिए, क्या C3 में C2 ऐड कर दिए। तो देखिए आपका LHS कैसा बन जाएगा, LHS आपका कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ x यहाँ y यहाँ z, यहाँ तो सेम रहा क्योंकि हम लोग सिर्फ C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो C3 आपका चेंज हो गया, C3 कैसा चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, देख लीजिए यहाँ पे y प्लस जेड है तो x जब जोड़ देंगे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कॉलम 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कॉलम 3 से, इसके बाद यहाँ नोट कीजिएगा, देखिए कॉलम 3 से x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग कॉमन निकाल लिए, क्या कर लिखेंगे, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कौन सा कॉलम, कॉलम 3 से, ठीक ना, कॉलम 3 से कॉमन ले लिए किसको, x प्लस वाई प्लस जेड को। तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, देखिए आपके पास यहाँ बच जाएगा 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ x यहाँ y यहाँ z, और यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ भी 1। अब देखिए उसके बाद कॉलम 1 और कॉलम 3 आपका कैसा हो रहा है, आइडेंटिकल है कि नहीं, आइडेंटिकल अगर हो गया, वैसे इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये जो डिटरमिनेंट आपका बन रहा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, RHS आ गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मेरे पास लग रहा है इंक भी ख़त्म हो गया है, इंक हम लोग ला के फिर कल हम लोग मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे बेस्ड। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे भी कुछ 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, आपको प्रॉपर्टी नोट कर लेना है अच्छे से, उसके बाद हम लोग सवाल 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।